हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम वेक्टर्स के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दो वेक्टर्स को स्केलर्स की तरह ऐड नहीं किया जा सकता। स्केलर्स में 5+3 8 होता था हमेशा, लेकिन जब दो वेक्टर्स को ऐड करते थे तो 5 वेक्टर या 5 न्यूटन वेक्टर प्लस 3 न्यूटन वेक्टर हमने देखा था हर केस में हर बार 8 न्यूटन नहीं होता। तो 5+3 वेरी करता है 2 न्यूटन से लेके 8 न्यूटन तक। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना था। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है तब उनको ऐड करके मैक्सिमम आंसर आता था। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री है तो उनको ऐड करके मिनिमम आंसर आता था। और अगर दो वेक्टर्स के बीच में कोई भी और एंगल है तो आंसर कितना आता था, ए वेक्टर का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम का अंडर रूट। ये रिजल्टेंट आंसर आता था, हमने वेक्टर एडिशन में देखा था, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर। आज हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ। तो ये भी दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका है। जो ट्राइंगल लॉ था वो भी दो वेक्टर्स को ही ऐड करने का तरीका है। पैरेललोग्राम भी दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका है। फाइनल आंसर इससे भी वही आएगा और उससे भी वही आएगा, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है। तो पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्राइंगल लॉ बेसिकली सेम आंसर देगा, लेकिन ये क्या है, बस ज़रा सा रिप्रेजेंट करने का डिफरेंस बदल जाता है, तरीका बदल जाता है। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता था, जिन भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है उसको ट्राइंगल की दो साइड बनाइए सेम सेम ऑर्डर में, देन जो ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी ओपोजिट ऑर्डर में वो हमेशा रिजल्टेंट देता था। आज हमारे पास क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, मान लीजिए एक वेक्टर ये है ए वेक्टर एंड एक वेक्टर ये है बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल भी दे रखा है थीटा। तो मुझे अब इन दोनों को ऐड करके बताना है आंसर क्या आएगा। ट्राइंगल लॉ तो हमने उस दिन देखा था, ट्राइंगल कि जिन भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है उसको ट्राइंगल की दो साइड बनाइए सेम सेम ऑर्डर में, देन जो ट्राइंगल की थर्ड साइड थी ऑपोजिट ऑर्डर में वो हमेशा रिजल्टेंट दे रही थी। इस रिजल्टेंट के पास दो चीज़ें होती थी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे आया था, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंड रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या आई थी, ए वेक्टर के साथ tan बीटा, और tan बीटा कितना आया था, जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल बना रहा है, मतलब ए वेक्टर नहीं लेना दूसरे वाला ऊपर रखना है, तो b साइन थीटा ओवर a प्लस बी कॉस थीटा। ए एंड बी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें हर फॉर्मूले में पॉजिटिव ही लेने हैं। तो ये हमने ट्राइंगल लॉ में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ, वो देखते हैं अब क्या है। तो ये हम ट्राइंगल लॉ का रिकैप कर रहे थे। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल पे अगर दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स लग रहे हैं सेम टाइम पे, be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram। तो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बना लीजिए, देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट। क्या मतलब हुआ, मैं समझाता हूं आपको। जिन भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तो हमारे पास वेक्टर्स की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी, किसी भी वेक्टर को उठा के कहीं बना लीजिए। तो मैंने क्या करा, इस बार ए वेक्टर को उठा के यहां रख लिया एंड बी वेक्टर को इस बार यहां रखा। तो मतलब पैरेललोग्राम जैसे होता है, पैरेललोग्राम कुछ ऐसा ऐसा होता है। तो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बना ली, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इस बार टेल के ऊपर टेल रखना है। पिछली बार ट्राइंगल लॉ में मैंने बी को कहाँ रखा था, ए के बाद बी को यहाँ रख दिया था ट्राइंगल लॉ के अंदर। बट पैरेललोग्राम लॉ में बी को कहाँ रखना है, ए की टेल के ऊपर। देन जब टेल से टेल मिल रहे होते हैं तो एंगल कौन सा होता है, उनके बीच वाला एंगल। तो ये क्या हो गया, थीटा। अब जरा पैरेललोग्राम को कंप्लीट कीजिए। अगर ये वेक्टर ए है, पैरेललोग्राम में क्या कहते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ऊपर मैंने एक डॉटेड बना लिया ए वेक्टर। सिमिलरली बी के पैरेलल बना लिया हमने बी वेक्टर।
देन जहाँ स्टार्टिंग में मैंने दो वेक्टर्स रखे थे, जहाँ स्टार्टिंग में मैंने ए और बी रखे थे, वहीं से इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होगी, इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये है जी रिजल्टेंट वेक्टर। बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये वही तो हो गया जो ट्राइंगल लॉ में हमने पढ़ा था। देखिए ट्राइंगल लॉ में कैसे पढ़ा था, ए वेक्टर तब ये होता था, अभी भी यही है, बी वेक्टर तब ये होता था, एंड जो थर्ड साइड होती थी ट्राइंगल की ऑपोजिट ऑर्डर में वो रिजल्टेंट होती थी। तो वही तो आंसर आया अभी भी, तो ऑलमोस्ट वही है, बट बस रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है। तो इस बार हमें पैरेललोग्राम बनाना होता है। तो कैसे बनाया मैंने, ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर को ए की टेल के ऊपर ही रखना है, ये बी वेक्टर था, ए और बी में एंगल थीटा, ए के इक्वल एंड ऑपोजिट फिर से बना दिया ए वेक्टर, बी के इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल सामने फिर से बना दिया बी वेक्टर, एंड जहां पहले ओरिजिनल ए एंड बी थे उस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। चलिए जी, तो लास्ट टाइम हमने ट्राइंगल लॉ में क्या किया था, तब ये था बी वेक्टर, तब ए और बी में हम एंगल कैसे बनाते थे, ए को आगे प्रोड्यूस करके इस एंगल को कह देते थे थीटा। तो ध्यान से देखें, आज जो मैंने थीटा बनाया है, ये वाला थीटा एंड ये वाला थीटा दोनों कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही तो हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल दोनों एंगल होते हैं सेम। तो अब प्रूव करना है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए वेक्टर प्लस पी वेक्टर, इसके पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलिए जी, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है, फिर से इसको आगे प्रोड्यूस करना है ए वेक्टर को, और ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब आगे वाली डेरिवेशन बिल्कुल सेम है जो हमने पहले की थी ट्राइंगल लॉ में, मतलब इसको बोल देते हैं ओ पी क्यू, एंड यहाँ से गिराया एक परपेंडिकुलर, और इसको बोल देते हैं एन। तो अब आप बताइए, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू एन के अंदर साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होता है पी बाई एच, तो मतलब क्यू एन बाई बी वेक्टर। तो यहाँ से क्यू एन कितना हो गया, बी साइन थीटा। सिमिलरली बताइए अब कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी एन बाई बी वेक्टर, तो पी एन कितना हो गया, बी कॉस थीटा। चलिए जी, अब हम निकालते हैं आर का मैग्नीट्यूड। तो सेम डेरिवेशन इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन क्यू। तो ओ एन क्यू में ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना है आर, तो आर का स्क्वायर, जब बाहर स्क्वायर लिख रहे होते हैं हम, जब बाहर स्क्वायर लिखना है तो हम क्या निकाल रहे हैं, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, डेट इज हम आर का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं। तो जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल आर भी लिख सकते हैं। तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन क्या है पिछली बार कितना, ए प्लस पी एन क्या था, बी कॉस थीटा, तो ट्राइंगल लॉ में भी हमने यही किया था, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एन क्यू क्या है, बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर कॉस का थीटा प्लस बी स्क्वायर साइंस का थीटा में क्या होगा, बी स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इज 1, टू ए बी कॉस थीटा। तो आर क्या आ गया, अंडर द रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये आया जी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, कोई नई बात नहीं है, हमारे पास पहले भी यही आया था ट्राइंगल लॉ के अंदर। तो फिर से जो रिजल्टेंट का आंसर है वो थीटा पे भी डिपेंड करता है। सी टी एम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सी टी एम मतलब कमिट टू मेमोरी, ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। तो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ दोनों लगा के आंसर फाइनल सेम आएगा। सिर्फ और सिर्फ फर्क किस में है, रिप्रेजेंट करने के तरीके में फर्क है। अब एक बारी फटाफट से रिकैप करते हैं, ट्राइंगल लॉ का भी करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ का भी करते हैं। तो जिन भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ट्राइंगल लॉ कहता था ट्राइंगल की दो साइड बना लीजिए सेम सेम ऑर्डर में। तो ये था ए वेक्टर एंड ये था बी वेक्टर। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ए को आगे प्रोड्यूस करके हमने निकाल लिया था। देन जो ट्राइंगल की थर्ड साइड होती है ऑपोजिट ऑर्डर में, वो रिजल्टेंट होगी, मतलब ये था आर वेक्टर। तब हमने क्या किया था, आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला था, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आज हमने क्या किया, जिन भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है उसको पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बना लीजिए। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो जो रिजल्टेंट आएगा कहीं बीच में आएगा, इन दो वेक्टर्स के हमेशा रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, सेंटर में नहीं कह रहा मैं, कहीं बीच में आएगा। तो ये है जी रिजल्टेंट वेक्टर। पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो ये हो गया ए वेक्टर एंड ये हो गया बी वेक्टर। ये हो गया थीटा। तो आज भी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया वही आया, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दोनों ही केस में स्पेशल केसेस सेम है कि अगर, अच्छा एक और फॉर्मूला हमने किया था, रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है, लेट से बीटा। तो टैन बीटा का तब आंसर क्या आया था, जिसके साथ एंगल बना रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इस बार ए के साथ एंगल बना रहा है, तो ए नहीं लेना, दूसरे वाला ऊपर। तो बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ ए एंड बी के हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लेने हैं। आज भी वही फॉर्मूला है। तो ये था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये था हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर लेट से ए के साथ क्या एंगल बना रहा है, बीटा। तो जिसके साथ रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बना रहा है वो ए नहीं लेना, दूसरे वाला ऊपर रखना है। तो इस बार बी को ऊपर रखना है। तो टैन बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी वेक्टर बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। थीटा क्या है, ए और बी वेक्टर में एंगल। तो इस बार फिर से ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे एक स्पेशल केस बना था कि अगर जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है वो दोनों परपेंडिकुलर है, ये था बी वेक्टर ये था ए वेक्टर, ए और बी के बीच में एंगल है परपेंडिकुलर 90, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब जो रिजल्टेंट वेक्टर ने ए वेक्टर के साथ एंगल बनाया था बीटा, तब टैन बीटा क्या आया था, ऊपर वाले फॉर्मूले में हमने थीटा को डाल दिया 90 डिग्री। तब आंसर क्या रिड्यूस होता है, रिजल्टेंट वेक्टर जिसके साथ एंगल बना रहा है ए वेक्टर, वो नहीं लेना, दूसरे वाला ऊपर। तो बी ओवर ए, बी ओवर ए। आज भी वही बात है, पैरेललोग्राम लॉ में भी स्पेशल केस सेम है कि जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है अगर वो परपेंडिकुलर हो जाए, तो ए और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर थे तो कहीं रिजल्टेंट बीच में आएगा। वो रिजल्टेंट अब ए वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाएगा, लेट से बीटा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टैन बीटा इज इक्वल टू जिसके साथ रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बना रहा है, मतलब ए वेक्टर, वो नहीं लेना, दूसरे वाला ऊपर रखना है। तो बी वेक्टर ऊपर रखा, तो बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए का मैग्नीट्यूड। स्पेशल केसेस वही सेम पिछली बार की तरह। अगर थीटा तो दोनों ही केस में स्पेशल केसेस सेम होंगे।
अगर थीटा 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट का आंसर मैक्सिमम आता है, कितना आता था, a प्लस बी, सीधा सीधा ऐड कर दीजिए। एंड सेकंड स्पेशल केस क्या था, अगर थीटा 180 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट का आंसर मिनिमम आएगा, कितना आएगा, a माइनस बी। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है तब दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री है तो आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, मिनिमम आंसर। अगर रिजल्टेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो ये a था, ये b है। आज पैरेललोग्राम लॉ लगा रहा हूँ मैं, तो टेल के ऊपर टेल, तब रिजल्टेंट का आंसर कितना आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, कॉस 90 0 हो जाएगा, तो आंसर इतना इतना बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर द रूट। अच्छा जी, फिर एक बार मैं फटाफट से फिर से रिकैप करवा रहा हूँ। ए वेक्टर ये था, पैरेललोग्राम लॉ कहता है बी वेक्टर ये है, दोनों के बीच में एंगल थीटा, कहीं पे भी आ सकता है रिजल्टेंट आर, इनके कहीं बीच में। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ था, अंडर द रूट ए वेक्टर का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। ए का भी मैग्नीट्यूड लेना है, बी का भी, चाहे ए पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो हमें पॉजिटिव लेना है, चाहे बी वेक्टर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही लेना है। एंड लेट्स से ये रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो जिसके साथ एंगल बना रहा है वो नहीं लेना, वो वेक्टर मतलब ए नहीं लेना, तो दूसरा वेक्टर ऊपर रखना है, तो बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। अभी तक हमने वेक्टर्स में सिर्फ दो ही फॉर्मूलाज पढ़े हैं, एक रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना, एक रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालना। अगर बाय चांस रिजल्टेंट बी वेक्टर के साथ एंगल बनाए, लेट से बीटा डैश, जैसे हमने ट्रायंगलों में भी एक बारी करके देखा था, तब रिजल्टेंट का एंगल बीटा डैश क्या होगा, tan ऑफ बीटा डैश। तो जिसके साथ एंगल बना रहा है वो वेक्टर नहीं लेना, दूसरे वाला ऊपर रखना है। अब की बार आ जाएगा a साइन थीटा ओवर b प्लस a कॉस थीटा। बट हम ज़्यादा बीटा डैश की बातें नहीं करते, बट हमें ध्यान तो रखना है हम ज़्यादा बीटा की ही बातें करते हैं। चलिए जी, मुझे एक दो छोटी छोटी बातें और बतानी है आपको। स्कूल में आएगा स्टेट एंड डिराइव ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हमें वही करना है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, स्टेटमेंट भी देनी है एंड ट्राइंगल लॉ डिराइव कर देना है। अगर स्कूल में आता है स्टेट एंड डिराइव पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हमें स्टेटमेंट देनी है पैरेललोग्राम लॉ की एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड, तो ये लर्न करनी है आपको एंड ये डेरिवेशन करके दिखा देनी है। पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिस एक्सप्रेशन एंड रिजल्टेंट की डायरेक्शन तो दिस एक्सप्रेशन। अब अगर आते हैं न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स में चाहे हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करें चाहे पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करें, फाइनल आंसर तो सेम ही आएगा। तो जब हमारी मर्जी होती है अच्छे अच्छे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में हम हमेशा पैरेललोग्राम लॉ को प्रेफरेंस देते हैं, तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करूँगा और तब आंसर निकालूंगा। तो हमें स्कूल में जब आता है स्टेट एंड डिराइव ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो वही करके आना है, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल्स में नहीं बोलेंगे वो आपको कि ट्रायंगल लॉ से करो या पैरेललोग्राम लॉ से करो, तो किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो हमें ज़्यादा अच्छा मेथड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है, हम न्यूमेरिकल्स में पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करा करेंगे मोस्टली। अब एक दो छोटी छोटी बातें, अगर फोर्स है 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, दोनों के बीच में एंगल है कुछ भी, तो रिजल्टेंट का आंसर आएगा बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। तो मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल सेम होगा। अगर जब दोनों फोर्सेस सेम होती है 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ आएगा, बिल्कुल सेंटर में आएगा। अगर एक फोर्स है 10 न्यूटन तो जो ये रिजल्टेंट आया ये बिल्कुल सेंटर में आएगा। अगर एक फोर्स है 10 न्यूटन दूसरी है 5 न्यूटन, अब जो रिजल्टेंट आएगा वो 10 की तरफ ज़्यादा टिल्ट होगा, मतलब ये वाला एंगल नीचे वाला एंगल छोटा होगा एंड ऊपर वाला एंगल बड़ा होगा।
तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 10 की तरफ थोड़ा ज़्यादा टिल्ट होगा, सेंटर से थोड़ा 10 की तरफ ज़्यादा होगा। अगर एक फोर्स है 5 न्यूटन, दूसरा फोर्स है 10 न्यूटन, तो आंसर कहाँ आएगा? रिजल्टेंट सेंटर में नहीं आएगा, सेंटर से थोड़ा 10 की तरफ टिल्ट हो जाएगा। अगर फोर्स थे 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, तो आंसर कहाँ आएगा? कहीं बीच में आएगा, और कहाँ आएगा? बिल्कुल सेंटर में आएगा। अगर फोर्स है 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, और ये दो फोर्सेस के बारे में खास बात क्या है? दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आंसर बिल्कुल सेंटर में आएगा। और कितना आएगा? 5√2। तो आंसर कितना आएगा? 5√2। और कहाँ आएगा? बिल्कुल सेंटर में। ये कब आता है? जब दो फोर्सेस परपेंडिकुलर हो। तो 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर थी, तो आंसर बिल्कुल सेंटर में आएगा, 45 डिग्री पे आएगा। और कितना आएगा? 10√2। मतलब जब दो फोर्सेस इक्वल होती हैं और उनका रिजल्टेंट, लेट्स से एक ये फोर्स है एफ, एक ये फोर्स है एफ, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? √2f। ये मैं प्रूफ करा देता हूँ आपको कैसे। लेट्स से ये है नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कॉस 90 कितना होता है? 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, ये पूरा एक्सप्रेशन कितना हो गया? 0। तो कितना बचा मेरे पास? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, 2f स्क्वायर। 2f स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा? √2f। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आता है? हमेशा √2 टाइम्स ऑफ एफ। एफ अगर 10 था तो √2 इंटू 10, एफ अगर 5 था तो √2 इंटू 5, ये रिजल्टेंट फोर्स आया। इसी तरह एफ और एफ का आंसर क्या आएगा? रिजल्टेंट फोर्स √2 टाइम्स ऑफ एफ। तो जब दो फोर्स इक्वल होती है और परपेंडिकुलर होती है, तब उनका आंसर हमेशा शॉर्टकट में फटाफट से हम क्या लिख सकते हैं? √2f। जब दो फोर्सेस के बीच में जो भी एंगल हो सेम हो दोनों, तो रिजल्टेंट बिल्कुल सेंटर में जाता है। फर्स्ट एग्जांपल में देखा था। सेकंड में क्या देखा हमने? जोन सा फोर्स बड़ा होता है उसकी तरफ रिजल्टेंट ज़्यादा टिल्ट होता है, बीच में से थोड़ा सा 10 की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो गया। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में हमने क्या देखा? 5 न्यूटन 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आया? 10 की तरफ थोड़ा ज़्यादा आ गया। जब दोनों सेम होते हैं तो बिल्कुल सेंटर में, जब दोनों 90 होते हैं तो बिल्कुल सेंटर में आंसर आएगा। एंड 5 की तरफ एंगल कितना बनाएगा? 45 डिग्री। चलिए जी, ये अब आपने सीख लिया। नेक्स्ट करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या है? फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स। ट्राइंगल लॉ भी सिर्फ 2 वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका था, पैरेललोग्राम भी सिर्फ 2 वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका था। नेक्स्ट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को भी ऐड कर सकता है। कैसे करता है? चलिए देखते हैं। लेट्स से कुछ वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। इन चारों वेक्टर्स को ऐड करके मुझे आंसर निकालना है। इसके ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, बस सीधा सीधा स्कूल में बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेटमेंट दो एंड प्रूफ करो, तो फिगर में ही प्रूव हो जाएगा ये। तो इन 4 वेक्टर्स को मुझे ऐड करना था। तो हमें, हमारे पास वेक्टर्स की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, किसी भी वेक्टर को उठा के कहीं पे भी रख सकते हो। शर्त क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रखना है। तो ए को उठा के मैंने यहाँ रखा, बी को उठा के मैंने इसके हेड के ऊपर रख दिया, जैसे ट्राइंगल लॉ में रखते थे। अब सी वेक्टर को उठा के जहाँ बी खत्म हुआ है वहाँ रख दिया, एंड डी वेक्टर को उठा के जहाँ सी खत्म हुआ है वहाँ रख दिया। और भी वेक्टर होते हैं ई एफ जी एच, तो एक के बाद एक के बाद एक रखते चलते हैं। जब आए रिजल्टेंट की बारी, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? इनिशियल जहाँ से चले थे वहाँ से चल के और जहाँ ख़त्म हुआ है वहाँ ज्वाइन करना है ओपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ट्राइंगल लॉ में करते थे। थर्ड साइड इन ओपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट। अभी भी वही है, पॉलीगन लॉ क्या कहता है? जिन भी वेक्टर्स को ऐड करना है एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते चाहिए, हेड के ऊपर टेल, हेड के ऊपर टेल। लेकिन जब रिजल्टेंट की बारी आए तो इनिशियल से फाइनल वेक्टर को ओपोजिट ऑर्डर में जोड़ दीजिए, ये हमेशा रिजल्टेंट आएगा। तो ये वेक्टर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर हमें इसका करना है प्रूफ,
तो जो काम ये चारों वेक्टर मिलके कर रहे थे ए बी सी डी, वो काम सिर्फ इसी एक वेक्टर ने कर देना है, ब्लैक वाले ने वो काम कर देना है। जो ये चारों रेड वेक्टर्स ऐड होके काम कर रहे थे वो ब्लैक वाला वेक्टर अकेला कर देगा। अब चलिए मैं इसका आपको प्रूफ बताता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। स्टार्टिंग में जो ए और बी दो वेक्टर्स थे, इनको ऐड करके क्या आंसर आना चाहिए? ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? आंसर आएगा ये ट्राइंगल की थर्ड साइड ऑपोजिट ऑर्डर में। अब ए और बी को भूल जाइए, ए और बी को भूल जाइए, और इनका काम तो अकेला ये ग्रीन वाला वेक्टर कर देगा, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी ये वाला वेक्टर है एंड सी वेक्टर ये वाला वेक्टर है। ये दोनों क्या हो गए? ट्राइंगल की दो साइड सेम सेम ऑर्डर में, ए प्लस बी उसके बाद सी। देन जो ट्राइंगल की थर्ड साइड होती है ऑपोजिट ऑर्डर में, वो तो रिजल्टेंट होती है। तो ए प्लस बी एंड सी का रिजल्टेंट क्या आएगा? ट्राइंगल की थर्ड साइड ऑपोजिट ऑर्डर में। यानी कि अब ए प्लस बी एंड सी तो हो गया रिजॉल्व ए प्लस बी एंड सी तो हो गया रिजॉल्व, एंड जो ये ब्लू वाला वेक्टर आया ये क्या आ गया? ट्राइंगल की थर्ड साइड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब ए प्लस बी एंड सी को तो भूल जाइए, अब क्या याद रखना है हमें? सिर्फ ये ब्लू वेक्टर। अब ये ब्लू वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी एंड ये डी वेक्टर, ये दोनों हो गए सेम सेम ऑर्डर में, ट्राइंगल की दो साइड सेम सेम ऑर्डर में। देन जो ट्राइंगल की थर्ड साइड आनी चाहिए ऑपोजिट ऑर्डर में, वो तो रिजल्टेंट होना चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी को एंड डी वेक्टर को कर दीजिए रिजॉल्व। इन दोनों को ऐड करके आंसर क्या आएगा? यही ब्लैक वाला वेक्टर आ जाएगा जो मैं अभी बात कर रहा था। तो हेंस हमने प्रूव कर लिया, यही होती है पॉलीगन लॉ की जो लास्ट साइड होती है ऑपोजिट ऑर्डर में, वो हमेशा रिजल्टेंट होती है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर। चलिए जी, आपने पॉलीगन लॉ भी सीख लिया, ट्राइंगल लॉ सीख लिया, पैरेललोग्राम लॉ सीख लिया। अब एक छोटा सा करते हैं एग्जाम्पल। पहले आपको खुद से ट्राई करना है, फिर मेरा देखना है। तो टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड्स, तो दो फोर्सेस है जिनका मैग्नीट्यूड की रेशो दे रखी है 3:5, गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन। तो दो फोर्सेस जो हैं उनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो मुझे हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो दो फोर्सेस जो हैं उनकी रेशो है 3:5, तो लेट जो फर्स्ट फोर्स है वो है 3x एंड जो सेकंड फोर्स है वो है 5x। आज मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ से करके दिखा रहा हूँ। तो एक फोर्स है 3x, दूसरा फोर्स है 5x, दोनों के बीच में एंगल दे रखा है 60 डिग्री, एंड जो दोनों का रिजल्टेंट दे रखा है वो दे रखा है 35 न्यूटन। तो फॉर्मूला लगाया मैंने, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो रिजल्टेंट, एक सेकेंड, रिजल्टेंट का स्क्वायर, दूसरी तरफ मैंने अंडर रूट भी लगा दिया, तो ये ऐसे। तो रिजल्टेंट है 35 अंडर द रूट ए का स्क्वायर, तो ए कितना था? 3x, 3x का स्क्वायर। बी कितना है? 5x, 5x का स्क्वायर कितना होगा? 25x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री सबने पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में होता है हाफ। तो 1/2 से ये 2 कैंसिल, 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 3x मतलब 15x स्क्वायर। तो ये हो गया जी 25 प्लस 15, 40 प्लस 9, 49x स्क्वायर का अंडर रूट किया तो ये आ गया 7x इज इक्वल टू 35। x कम्स आउट टू बी 35/7, 35/7 इज 5। तो x जैसे ही 5 आया तो पहला फोर्स कितना था? पहला फोर्स का मैग्नीट्यूड था 3x, तो 3 इंटू 5 15 न्यूटन एंड सेकेंड फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना था? 5x, तो 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 15 इज 25 न्यूटन। तो दोनों फोर्सेस कितने आ गए? 15 न्यूटन एंड 25 न्यूटन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अब आपका होमवर्क क्या है? फर्स्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा था, वो अच्छे से पढ़ना है। सेकेंड क्लास में ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन किया था, बारी बारी रिवाइज करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। थर्ड क्लास में आज हमने किया पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ, लिख लिख के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।
तब जाके आपको नेक्स्ट क्लास में जो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वो अच्छे से समझ आएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इफ़ you like our video, please press the like button and kindly subscribe our YouTube channel Simple Padhai. Thank you guys, thank you so much.